सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 58 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो एक रोशन सुबह थी। लाहौर पर सूरज चमक रहा था जब मैं और नॉर्टन कोर होटल के बाहर पोर्च में खड़ी कार तक आ गए। वहीं से वाहगा के लिए निकलना था। कार में बैठते ही नौतन ने कहा, जिस तरह कोई सिख अमृतसर आए और वो दरबार साहब ना होकर जाए, उसी तरह जो लाहौर आए और महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी ना जाए तो अजीब सा लगता है। तुम वहां जाना चाहती हो? तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? मैंने पूछा। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। फिर पता नहीं लाहौर दोबारा आ भी सकूं या नहीं, उसने कहा तो ड्राइवर ने कार दाएं तरफ के बजाय बाएं जानिब मोड़ ली। वो सुबह का वक्त था जब हम माल रोड से जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम मीनार पाकिस्तान के सामने जा रुके। मैं भी पहली बार वहां गया था। हम रोड पर ही थे। रंजीत सिंह की मड़ी की जानिब मुड़ते ही आगे कोई रुकावट थी। ड्राइवर को कार रोकना पड़ी। मैं वहीं उतर गया तो नौतन कौर ने कार में से बाहर झांक कर हैरत से पूछा, क्या हुआ, यूं कार क्यों? मैंने पूरी शान से खड़े मीनार पाकिस्तान की तरफ देखते हुए कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। वो आगे बढ़ गए और मैं मीनार पाकिस्तान को देखने लगा। मैं ही जानता हूं कि उस वक्त मेरे दिल में कैसे जज्बात थे। यही वो जगह थी जहां पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसकी करारदाद मंजूर हुई थी। मैंने चश्मे तसव्वुर से उस मजमे का इदराक करना चाहा तो एकदम से सारे मंजर हट गए। हाल मेरे सामने नहीं रहा, बल्कि वो पार्क लोगों से भरा हुआ था। वही 1940 का मंजर मेरे सामने था। मिल्ली जज्बे से लोग नारे लगा रहे थे। दूर स्टेज पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। उनकी आवाज़ पिंडाल में गूंज रही थी। एक रोशनी और नूर का हाला उनके इर्द गिर्द था। मेरे दिल में आया कि यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। वो रोशनी का हाला पूरे मजमे के लोगों पर फैला हुआ था। मैंने उस रोशनी के मनबे को देखना चाहा तो वो मेरी पुश्त पर से आ रहा था। मैंने घूम कर देखा तो वो रोशनी का हाला बादशाही मस्जिद के सामने एक मिज़ार में कहीं गुम हो रहा था। दरमियान की सारी रुकावटें ख़त्म थीं। वो रोशनी उसी मिज़ार से फूट रही थी। कायद-ए-आज़म की तकरीर जारी थी कि माजी का वो मंजर तहलील हो गया और हाल के सारे मनाजिर जाग उठे। मेरा तजस्सुस बेदार हो गया। मैं पलटा और बादशाही मस्जिद की जानिब चल पड़ा। वहां सड़क पर से वो मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी के सामने नौतन कौर और ड्राइवर मेरे मुंतजिर थे। तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। पता नहीं मेरे लहजे में कुछ था या क्या था कि नौतन और नौजवान ड्राइवर ने हैरत से मुझे देखा। मैं उनकी कोई बात सुने बगैर आगे बढ़ गया। मुझे वो मिज़ार दिखाई देने लगा। मैं उस जानिब बढ़ता चला गया। वो मिज़ार शायर मशरिक हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का था, जिन्हें मैं कलंदर लाहौरी कहता हूँ। मैं उस मिज़ार के अंदर चला गया। मैंने पैरों की जानिब खड़े होकर पूरे जज्बे से फातिहा पढ़ी और वापसी के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि एक आवाज़ गूंजी, ठहरो। मेरे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। मैंने पलट कर देखा। मेरे सामने हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खुद खड़े मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहे थे। अगरचे एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सनसनी फैली, ताहम मुझे हैरत नहीं हुई। मैं ऐसे मनाजिर देख चुका था। मैं बाअदब खड़ा हो गया। तभी उनकी आवाज़ गूंजी, तुम आए नहीं, लाए गए हो ताकि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंप दी जाए। हजरत, कैसी अमानत? मैंने हत्युल इम्कान अपने लहजे को भी बाअदब रखते हुए पूछा। तुम्हारे अंदर का राज ही तुम्हारी अमानत है, यही हकीकत है। मैं तुम्हें तुम पर ही आश्कार कर रहा हूँ। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा राज है। तुम अपना राज खुद आप ही हो। मेरा होना? मैं खुद राज हूँ? मैं समझा नहीं। मैंने अदब से कहा तो वो बोले, देखो, ये जो तुम मेरे सामने हो, तुम ही हो या कोई दूसरा खड़ा हुआ है? तुम हो या तुम नहीं हो? देख कौन रहा है? जी जी, मैं ही हूँ, मैं ही खड़ा हूँ। आपकी बात सुन रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मैंने कहा।
तेरा खुद मेरे सामने होना एक दूसरी जिंदगी की दलालत करता है, लेकिन इस जमीन पर इंसान का होना खुद उसकी दलील है। मैं अब भी समझा नहीं, मैंने बेचारगी से कहा। कोई भी फैसला कहाँ होता है, आरजू कहाँ पैदा होती है? इंसान ही के अंदर ना, उसके खुद के अंदर। तो सबसे पहले तू खुद है। अपने खुद होने का इदराक ही तो मैं चाहता हूँ। सुनो, मुनकरे खुदा नज़ुए मुल्ला का फरासत, मुनकरे खुद नज़्द मन काफिर तरासत। अपने खुद होने का एहसास ही इंसान को खुदी की तरफ ले जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अपनी तकमील को देख पाता है। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। खुदी, ये क्या है? मैंने पूछा। पहले खुद का इकरार कर, अपने आप को देख। खुद से खुदी तक का सफर दरअसल हकीकत की तरफ बढ़ने का अमल है। खुद होगा तो खुदी आएगी। खुदी को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। तेरा अपना होना तुझे खुदा ने अपना होने दिया है। तू अपने होने का एतराफ कर, इस शहकार का मुनकर ना बन। अपने आप से धोखा ना कर, अपने आप पर जुल्म ना कर, अपने आप का दुश्मन ना बन। खुद से खुदी के दरमियान जो बड़े बड़े बुत पड़े हुए हैं, जो तुमने खुद ही घड़े हुए हैं। इंसान का असल मकसद है कि वो खुद को पहचाने। अपने खुद की पहचान ही दरअसल बातिल कुव्वतों को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है, क्योंकि यह बातिल ही है जिसने इंसान के गिर्द ऐसे हिजाब पैदा कर दिए हैं कि इंसान अंधा हो चुका है, और जो इन पर्दों को उठा देता है हकीकत उस पर खुल जाती है। आज दुनिया का हर इंसान नजरियाती कमजोरी का शिकार हो चुका है। उन्होंने इंतहाई जज्बे से कहा। ये सफर कैसे तय हो सकता है? मैंने धीमे लहजे में पूछा तो वो बोले, खुद, इसे खुद खड़ा करना होगा। फिर कहीं जाकर उसे खुदी के सम्राट मिल सकते हैं। खुद से खुदी तक के दरमियान रास्ता, मनाजिल, इसरारो रमूज तय करवाने वाली एक ही कुवत है, और वो है इश्क। क्योंकि जोहरे जिंदगी है इश्क, जोहरे इश्क है खुदी। मैं कैसे खुदी तक पहुंच सकता हूं? मैंने पूछा। आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुम पर राज आश्कार हो जाएंगे। खुदी रा तंगो दर आगोश करदन, फना राबा बकाहमो दोष करदन। तुम्हारा जो मसला भी होगा सोचते जाना, हल तुझे मिलते जाएंगे। खुदी कहीं और से नहीं, तुम्हारे अंदर ही पड़ी है। ये अमानत मैंने तुम तक पहुंचानी ही थी कि अता हुआ है खसो खाशाक एशिया मुझको, कि मेरे शोले में है सरकशी और बेबाकी। ये कहकर उन्होंने अपने बाजू फैला दिए। मैं आगे बढ़ा और उनकी बाहों में समा गया। मुझ पर वही कैफियत तारी होने लगी जो रोही वाले बाबा जी से मिलने से हुई थी। चंद लम्हों के बाद उन्होंने मुझे खुद से जुदा कर दिया। फिर वो मेरे सामने नहीं थे, मगर मैं अपने वजूद में बहुत ज्यादा लताफत महसूस कर रहा था, जैसे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। मैं मिज़ार से बाहर निकल आया। रोशन दिन मेरे अंदर क्या क्या तब्दीली आ गई थी, ये मैं ही जानता हूँ। मैं पैदल ही तेज कदमों से शाही किले की जानिब चल पड़ा। वो दोनों बाहर सड़क पर खड़े परेशानी में इधर उधर देख रहे थे। मुझ पर निगाह पड़ते ही उन्हें सकून आ गया। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। हम कार में बैठे तो कार चल पड़ी। उसका रुख वाहगा की तरफ था। काफी देर खामोश रहने के बाद नौतन कौर ने मुझे बताया कि वो अमृतसर इसलिए जा रही थी कि बानीता कौर उधर है, लेकिन अब वहां के हालात बदल गए हैं। वो अब वहां पर नहीं है। मेरे पूछने पर उसने यही बताया कि राह उसके पीछे लग गई है और वो कल से गायब है। अब जाकर पता करती हूँ कि तफसील क्या है। हम वाघा पहुंच गए। पाकिस्तानी परचम के साथ तिरंगा भी लहरा रहा था। ये महज दो परचम नहीं, दो नजरियात लहरा रहे थे। ये इंसानी सोच ही है जिसने दरमियान में गेट, तारें और राहदारियां बनाई हुई थीं। इंसानी सोच का अमल में इजहार ही हकीकत है। वो उसी तरफ के तमाम मराहिल से गुजरकर गेट तक आन पहुंची। उसने अपने गिलासेस उतारे, मुझे देखा और हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। मैं ड्राइवर के साथ वापस आ गया। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझे सोहनी के घर छोड़ दे। वहां मौजूद मुलाजमीन मैंने रखे हुए थे। उनमें सरदार अहमद उर्फ दारा मेरा बाएतमाद साथी था, जो बचपन ही से मेरा वफादार था। किस्मत ने उसे लड़कपन ही में नूर नगर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। वो लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में वेटर रहा। फिर कई काम करते करते वो अब हीरा बन गया था। मैंने वो घर उसके सपुर्द कर दिया था। लाहौर में मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह थी। संधू, बानीता, जसपाल और रोनीत चारों आमने सामने बैठे थे।
वो मौजूदा हालात के बारे में एक एक बात कर चुके थे। तभी संधू ने पूछा, ये तो तय है कि अब सभी हमारी जान के दर पे हैं। अब ये हम पर है कि सिसक सिसक कर मरें या एकदम मर जाएं। ये तुम्हें क्या हो गया है संधू, एकदम से हौसला छोड़ बैठे हो। यार अगर हम मरेंगे भी तो कम से कम बहुत सौ को लेकर मरेंगे। जसपाल ने हंसते हुए कहा। सुनो, मेरी बात सुनो। बनीता कौर ने हाथ के इशारे से उन्हें मुतवज्जा करते हुए कहा। फिर लम्हा भर रुक कर बोली, मुझे ये पूरी तरह एहसास है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। रात ही से मेरे दिमाग में यही सवाल था कि अब हमें क्या करना है। ये जान लो कि हमने भेड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डाला, बल्कि हम सांपों की बस्ती में हैं। कोई भी और कहीं से भी सांप डंक मार सकता है। कौन कितना जहर रखता है हमें नहीं मालूम। क्योंकि शायरी मत कर, सीधी लाइन पर आ, रोनीत ने चिढ़ते हुए कहा। ओके तो सुनो, ये पंजाब है, यहाँ खालसा का जितना जोर है वहाँ उतनी ही मुनाफकत है। अभी हमें ताकत की ज़रूरत है, एक मरकज़ पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमें ताकत हासिल करनी है। इस वक्त हमें वो जगह चाहिए जहां हमें कुछ वक्त के लिए सुकून और ताकत मिल सके। मेरे ख्याल में वो जगह मुंबई से बेहतर कोई नहीं, बानीता कौर ने तिमतमाते हुए चेहरे के साथ कहा। यार वो जगह तो, रोनीत ने कहना चाहा तो जसपाल बोला, बानीता बिल्कुल ठीक कहती है, बंदा भीड़ ही में गुम होता है। मुंबई ही क्यों, रोनीत कौर अपनी जगह अटक गई। वो इसलिए कि संधू अभी तक सामने नहीं आया। ये जजीरे से जमाल के साथ भागा, उसके साथ गुम हुआ, तो तब से गुम है। उनके ख्याल में ये उन्हीं के साथ हो सकता है, लेकिन इसे ये साबित करना होगा कि मुंबई पहुंचने के बाद ये उनसे बिछड़ गया था। ये अपना बिजनेस वहां सेट करे जैसा कि चंडीगढ़ में करता था। और जो अब ये चंडीगढ़ में नहीं कर सकता, ये तुम लोग जानते हो। वो लोग जो सामने नहीं हैं, संधू के साथ वहां जुड़ जाएंगे। ये दिनों और हफ्तों में अपने आप को मजबूत करेगा। हम बाकी 3 बचते हैं, हम छुप सकते हैं और आज़ाद हालत में बहुत कुछ कर सकते हैं। डन हो गया, रोनीत कौर ने सर हिलाते हुए कहा। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलना होगा। अपने सारे लोगों से कहो कि वो एक एक करके यहाँ से निकल पड़े और मुंबई पहुंचें। संधू तुम निकलो और इनसे पहले मुंबई पहुंचो। तुम्हें वहाँ एक डॉक्टर से मिलना है। तुम वहाँ उस वक्त से एडमिट हो जब तुम जजीरे से मुंबई आए। तुम्हें वहाँ एक हमदर्द इंसान छोड़ गया था। तुम एक सड़क पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में उसे मिले थे और वही तुम्हारा इलाज करवा रहा है। वहाँ सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। वहाँ तुम्हें अस्पताल ही में रहना है। वो हमदर्द इंसान तुम्हें बिजनेस करवाएगा। बानीता, तुम्हारे हाथ दिखाना, जसपाल ने शौकी से कहा तो उसने हैरत से हाथ बढ़ाते हुए पूछा, वो क्यों? देखूं तो सही तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। इस पर सभी जेरे लब मुस्कुरा दिए। माहौल में जो तनाव था वो एकदम से खत्म हो गया। बनीता कौर का चेहरा एकदम से सुर्ख हुआ, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर सर झटक कर बोली, संधू तुम निकलो, हमारी मुलाकात अब मुंबई में ही होगी। ये कहकर उसने डॉक्टर और उसके अस्पताल का नाम बता दिया। संधू उठा और अंदर की तरफ चल दिया तो वो बोली, रोनीत अब हमें भी निकलना है। कुछ देर के बाद वो तीनों एक स्याह कार में सब फार्म हाउस से निकलते चले गए। उनके हुलिये काफी हद तक बदले हुए थे। तीनों ने शलवार कमीज पहन रखी थी। पहली निगाह में उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था। उन्होंने जालंधर से लुधियाना तक का सफर बहुत एहतियात से किया। बड़ी शाहराह से हटकर छोटी सड़कों से निकलकर ही लुधियाना स्टेशन पहुंचे थे। एक तवील सफर उनके सामने था। उन्होंने अपनी कार वहीं छोड़ी और मुंबई जाने के लिए स्टेशन पर आ गए। वहीं से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। जसपाल के सामने वो दोनों बैठी हुई थी। वो तीनों ही ऊँग रहे थे। वो बड़ी हद तक खुद को महफूज समझ रहे थे। ड्राइवर ने मुझे सोहनी के घर के सामने उतारा तो मुझे उतार कर उसने डिक्की खोली। उसमें से एक छोटा सूटकेस निकाला और मुझे देते हुए बोला, ये आपके लिए है, इसमें कुछ सामान है। मैंने वो सूटकेस लिया और उसे जाने के लिए कह दिया। वो चला गया तो मैंने बेल दी। गेट के साथ वाला छोटा दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने झांका था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर एकदम से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा कि जैसे वो रो रहा है। मैंने जल्दी से उसे अलग किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने परेशान होते हुए पूछा, छाके, खैर तो है ना? खैर ही है यार, बस तेरे आने की खुशी में ये आंसू हैं। तू मिलता है तब आंसू, बिछड़ता है तब भी आंसू। यार वो हमारे खुशी भरे आम से दिन लौट कर वापस क्यों नहीं आ जाते? उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। तो मैंने सकून का एक लंबा सांस लिया और कहा,
जिन लोगों के लिए कोई आला मकसद चुन लिया जाता है ना, सकून उनके लिए मौत बन जाती है। ये तू क्या कह रहा है? उसने हैरत से पूछा। ये तू नहीं समझेगा। चल अंदर चलें, अम्मा आई हैं? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, उन्हें मैं ही लेकर आया हूँ, लेकिन सोहनी नहीं आई। उसने कहा था कि मैं खुद बात कर लूंगी। छाके ने कहा और मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। ड्राइंग रूम में अम्मा सोफे पर बैठी हुई थीं। उन्होंने सफ़ेद बुराक लिबास पहना था और हाथ में स्याह तस्बीह थी। मुझे देखते ही उठी और मुझे सीने से लगा लिया। ना जाने कितनी देर तक मैं ममता को महसूस करता रहा। अम्मा ने मुझे खुद से अलग किया और मेरा माथा चूमने के बाद बोली, मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे तेरी सूरत दिखाई। आ बैठ मेरे पास। वो सोफे पर बैठती हुई बोली। छाका अंदर की तरफ चला गया और मैंने सर अम्मा की गोद में रखते हुए कालीन पर बैठ गया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, कैसा है तू? अम्मा, वो बच्चे कैसे होते हैं जो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं? माँ से बिछड़ना फितरत की मंशा तो है, लेकिन बिछड़ने के बाद वो कहाँ जाता है? मुझे लगता है मैं ठीक मुकाम तक जा पहुंचा हूँ। मैंने कहा, तू ठीक कह रहा है। चंद दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा था मेरे बच्चे। मैंने देखा तू एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तेरे इर्द गिर्द सब्जा ही सब्जा है, लेकिन तेरे सामने जो वादी है उस पर चीलें, कव्वे और ना जाने कौन कौन सी फिजाई मखलूक मौजूद है। और जमीनी जानवर, कुत्ते, भेड़िए, चीते और शेर, ना जाने कौन कौन से दरिंदे उस वादी पर हमला आवर हैं। सबकी रालें टपक रही हैं और तुझे हुक्म मिलता है कि तू इन सब को भगाए। तू कभी आगे देखता है और कभी पीछे, और अभी तजब्जुब में खड़ा है। फिर मुझे मिलता है कि मैं तुझे इजाजत दूं। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोली, मैं तब से दुआ मांग रही थी कि तू मेरे पास आ जाए, और तू आ गया। अम्मा, तेरा ख्वाब सच्चा है। मैंने अम्मा के चेहरे पर देखते हुए कहा। सुन, मेरी तरफ से तुम्हें हर तरह की इजाजत है। अब मेरी गोद से निकल और अपने सच्चे मकसद की जानिब बढ़। अपने वतन की सरहदों पर डट जाने वाले भी तो माओं के बेटे होते हैं। माएँ अपने बेटे वतन पर कुर्बान ना करें तो ये वतन भी ना रहे। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक उन माओं को चुनता है जिनके बेटे इस अजीम मकसद के लिए चुने जाते हैं। वो तो वर्दी में होते हैं और बगैर वर्दी में खामोशी से शहादत पाकर अमर हो जाते हैं। जा, रब की मर्जी क्या है उसे ही कबूल कर। अम्मा ने इंतहाई खुशगवार लहजे में कहा तो मैंने अम्मा के चेहरे पर देखा। वहां सुकून था। अम्मा ने मेरा सर अपनी गोद से उठाया और बोली, चल अब कुछ खा पी ले। अम्मा, सोनी क्यों नहीं आई? मैंने धीमे से पूछा तो वो बोली, मैं तो थी अनपढ़। जिस जैसे समझ में आया जिंदगी गुजारती रही। इंतकाम की आग में सुलगती रही। वो पढ़ी लिखी लड़की है। समझो वो अगर चिराग की तरफ खुद जल रही है ना, तो उसने कई दूसरे चिराग भी रोशन कर दिए हैं। अम्मा ने कहा तो मैं समझ गया। वजूद और रूह के दरमियान जान मौजूद होती है तभी जिंदगी चलती है। अब रूह कौन है या वजूद कौन, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। मैं उठा और सोफे पर बैठ गया। दोपहर तक बातें चलती रहीं, नूर नगर के बारे में, हर एक के बारे में, तानी, सारा और उसके बेटे के बारे में, वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में। छाके ने बताया तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने अपने बारे में बताया। दोपहर के बाद अम्मा नूर नगर जाने को तैयार हो गईं, तो मैंने हैरत से पूछा, अम्मा इतनी जल्दी क्यों? बेटा, मेरी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ममता से ज़्यादा तुझे पैगाम देना ज़रूरी था। मैंने तुझे रब के हवाले किया है, अब वही तेरा रखवाला है। ये कहकर उन्होंने मेरा माथा चूमा और जाने के लिए बढ़ गईं। मैं पोर्च तक उनके साथ गया। वो कार में बैठीं और चल दीं। एक बार तो मेरा दिल अजीब सा हुआ, फिर मुझे इत्मीनान सा आता चला गया। मैं वापस आकर ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि गीत की कॉल आ गई। तुम किधर हो? मैं लाहौर में हूँ, मैंने जवाब दिया। यहाँ बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। सेठ नीला और उसके पसे पर्दा बॉस एक तरफ हैं और उसके मुखालफीन एक तरफ खुलकर सामने आ गए हैं। उसने पुरजोश लहजे में कहा, मतलब वही कुछ जो तुम लोग चाह रहे थे? मैंने खुश होते हुए पूछा। इससे भी आगे तमाम तर डेटा हकूमती इदारों और सेठ नीला के मुखालफीन को दे दिया है। अब बस छापे ही पड़ने हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही अहम बात सामने आई है, उसने संजीदा होते हुए बताया। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सेठ नीला का जो पसे पर्दा बॉस है, वो इस वक्त दुबई में है। उसका सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, वो असला और मंशियात के धंधे में भी मुलविस है। कराची के कुछ इलाके उसने अपनी सल्तनत बनाए हुए हैं।
लेकिन जो बात हमें मालूम हुई है वो ये है कि चंद गैर मुल्की एजेंसियों के लोग मौजूद हैं जिन्हें ये यहाँ के मुकामी लोगों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उसने बताया। जाहिर है वो लोग जराइम पेशा लोग होंगे। खैर ये बताओ, ये बात कहाँ से और कैसे मालूम हुई? मैंने पूछा तो वो बोली, फ़हीम के जदीद आलात बहुत कारआमद हैं। वो उस बॉस की और मुखालफीन की बातें मुसलसल सुन रहा है। मुखालफीन ने ये धमकी दी है कि अगर वो बॉस कोई नुकसान करेगा तो फिर उसके लोग भी गैर मुल्की एजेंटों को उठा लेंगे। ये मालूम हुआ कि वो एजेंट कौन हैं और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, अभी ये पता नहीं चला, गीत ने बताया। तो फिर तुम लोगों ने किसी एजेंट को उठाया है अभी तक? मैंने पूछा। तुम्हें बताना ही था, हमारा तो इरादा है, उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ देखो तो सही वो कौन लोग हैं, मैंने कहा। अभी फ़हीम और महविश लाहौर पहुंच रहे हैं, बाकी बातें वो बताएंगे, उसने कहा और फिर अलविदाई कलिमात के साथ फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद वो पहुंच गए, उन्हें वही ड्राइवर छोड़कर गया था जो मुझे यहाँ लाया था। वो आते ही एक कमरे में घुस गए। बज़ाहिर वो एक ऐसे लड़के का कमरा था जिसे कंप्यूटर का जनून होता है। इस दौरान फ़हीम ने मुझे समझा दिया कि कराची में होने वाली कार्रवाई में हम यहाँ बैठकर भी ऑडियो और वीडियो आलात के साथ शरीक हो सकते हैं। जब तक दारा चाय बनाकर लाया, उन्होंने उस कमरे को कंट्रोल रूम की सूरत दे दी। हम वहीं चाय पीते हुए बाकी लोगों के राब्ते में आ गए। सामने स्क्रीन पर जोया, गीत, सलमान, जुनेद और अकबर अली दिखाई दे रहे थे। तभी अकबर ने कहा, सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है। सेठ नीला को अपना काम खत्म होता दिखाई दे रहा है। उसकी अपने मुखालफीन को धमकियां बढ़ गई हैं। ये धमकियां ही देंगे या कुछ करेंगे भी? मैंने पूछा। असल में एक तीसरी कुवत भी उनमें आ गई है, जो दोनों के मामलात हल करवाने की कोशिश में है। हमने फैसला किया है कि खुद ही उनमें जंग करवा दें और वो तीसरी कुवत हम खुद ही हैं। अकबर अली ने संजीदगी से कहा। तो फिर देर किस बात की है? बस यही कि पहला वार किस तरफ किया जाए। एक तरफ एक एजेंट हमारी निगाह में आ गया है, तो दूसरी तरफ शाह फैसल कॉलोनी में एक अड्डा जहां से असले की डिलीवरी हो रही है। एजेंट उठाओ, मैंने कहा तो वो उठता हुआ बोला, डन हो गया। जोया, सलमान, जुनेद भी उसके साथ उठ गए। गीत वहीं रह गई। जोया और सलमान एक कार में हो गए और अकबर के साथ जुनेद बैठ गया। वो कारों में निकल पड़े। स्क्रीन पर 4 मंजर दिखाई देने लगे। उन तीनों के साथ हम भी वहीं थे। सूरज मगरिब में छुप चुका था, शहर की रोशनियां जल उठी थीं। वो आगे पीछे चलते हुए गुजरी रोड पर आ गए। उनका रुख DHA 7 की तरफ था। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए। एक कार उसके घर के दाएं जानिब और दूसरी बाएं जानिब खड़ी हो गई। तब गीत तेजी से कंप्यूटर के साथ मुंसलिक सेल फोन पर उसी एजेंट के नंबर पर राब्ता करने लगी जिसे अगवा करने के लिए वो जा रहे थे। कॉल सुनने वाले को अपने सेल फोन स्क्रीन पर वही नंबर दिखाई देगा जो कॉल करने वाला देना चाहता था। इसलिए यही समझा जाना था कि कॉल उसी सेल फोन से आई है। वो आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर सकता था। मैं दुबई में मौजूद बॉस वाला नंबर देकर कॉल कर रही हूँ, गौर से सुनना सब, बात क्या होती है। सब खामोश हो गए। बेल जाने लगी। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से हेलो कहा गया। गीत ने किसी तमहीद के बगैर इंतहाई सनसनीखेज अंदाज से अंग्रेजी में कहा, सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है, कोई लम्हा जाया किए बगैर फौरन निकलो। मगर कहाँ? मुझे कौन मारना चाहता है और तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया। वक्त जाया करना है तो ठीक, मेरी बात सुननी है तो सुन लो। गीत का लहजा तहकमाना था। ओके, बाहर निकलो। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदे भेजे हैं। यहाँ से ऐसे निकलना कि किसी को पता ना चले, क्योंकि पता चला है कि तुम्हारी सिक्योरिटी से कुछ बंदे दुश्मन के साथ हैं। सिर्फ उन तक पहुंच जाओ, बाकी वो संभाल लेंगे। गीत ने समझाते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा वही हुक्म देने वाला था। क्या तुम मेरी बॉस से बात करवा सकती हो? उसने बेएतमाद होते हुए कहा। वो बिजी हैं, इंतजार करो। इतनी देर में अगर तुम मर गए तो तुम्हारे ऊपर वालों को जवाब दे दिया जाएगा। गीत ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो कॉल बैक करेगा। फहीम ने उसका नंबर हैक कर लिया था। उसने जैसे ही कॉल मिलाई वो सीधे गीत के सेल फोन पर आई। बोलो, अब क्या है? समझ में नहीं आई मेरी कोई बात? वो यूं तुर्श लहजे में बोली जैसे अभी खा जाएगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब तुमने ये बताया ही नहीं कि मुझे किन के साथ जाना होगा। नहीं, तुम्हें एतमाद नहीं, इसलिए तुम अपनी मर्जी करो। यहाँ तक कि दुश्मन तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दें, क्योंकि वो इस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द हैं।
सिर्फ हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तुम कैसे एजेंट हो? शहर में होने वाली इतनी बड़ी वारदात के बारे में नहीं जानते? उनका अगला कदम हमारे दोस्त मारना है। इस वक्त इमरजेंसी है और तुम्हें समझ नहीं आ रही। गेट लॉस्ट और यहीं बैठकर मरो। नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या करना है, उसने तेजी से कहा। ओके, कॉल सुनते हुए इसी तरह बाहर निकलो। तुम वॉक के लिए निकले हो, यही तासुर देना। वही दो गार्ड अपने साथ लो जो रोजाना जाते हैं। किसी को शक मत होने देना। अपना पिस्टल लेकर निकलो, मैं गाइड करती हूँ। ओके, मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। कुछ देर के बाद उसने सिक्योरिटी वालों को आवाज दी, उन्हें साथ लिया और बाहर की जानिब चल दिए। मैं गेट से बाहर आ गया हूँ। इसके साथ ही स्क्रीन पर जुनेद और सलमान ने इशारे से समझा दिया कि वो बाहर निकल आया है। वो जोया और सलमान की जानिब चल पड़ा था, जो दाएं जानिब खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। ओके, 100 कदम पर जाकर उनसे पीछे हो जाओ। जैसे ही ये दोनों गार्ड खत्म हो, तुम सामने खड़ी कार में जाकर बैठ जाओ। हरी अप। 100 कदम होते ही यक बारगी दो फायर निकले। इसके साथ ही दो चीखें बुलंद हुईं। वो एजेंट सीधा जोया और सलमान वाली कार में पिछली नशिस्त पर जा बैठा। वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। मुझे वो शक्ल ही से भारतीय लगा। उसका फोन चल रहा था जो उसने कान से लगाया हुआ था। हरी अप जेंटलमैन, जोया बोली और इसके साथ ही कार चल दी। जरा दूर जाने के बाद गीत ने कहा, देखो कहीं ताकुब तो नहीं हो रहा। एक स्याह अकॉर्ड कार आ रही है, उसने कहा। डोंट वरी, ये हमारे लोग हैं। ये लोग मुझे बता देंगे। विश यू गुड लक। जैसे ही उसने कहा, फोन बंद हो गया। उसने फोन कान से हटाकर सलमान और जोया को देखा। किसी ने कोई बात नहीं की। वो कुछ देर इधर उधर घूमकर सीधे वापस घर आ गए। उन्होंने पोर्च में कारें खड़ी की, उसे यूं लिया जैसे उसकी पूरी हिफाजत कर रहे हों। वो एक कमरे की जानिब बढ़ गए और उसे सोफे पर बिठा दिया। इस दौरान अकबर ने उसका पिस्टल निकाल लिया था। सलमान उसके पास गया और उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा, कुछ चाहिए? प्लीज थोड़ी सी विस्की, उसने तेजी से कहा। ओके, सलमान ने कहा और बाहर चला गया। मैं देख रहा था कि वो कमरे में अकेला बैठा है। वो बहुत मुस्तरिब था। उसने जल्दी से कॉल मिलाई तो गीत की आवाज उभरी। ये भारत के नंबर मिला रहा है, बात करवा दूं या ड्रॉप कर दूं? बात करवाओ ताकि उसे पता चले कि ये ट्रैप हो चुका है। फिर उस नंबर की हर कॉल सुनना, अकबर ने तेजी से कहा। नहीं, मुझे जरा सा वक्त दें, नंबर तो आ ही गया है, पहले मैं। सलमान ने तेजी से कहा, शायद वो अपने अंदाज से उस एजेंट को काबू करना चाह रहा था। इसे बात करने दो, देखो तो सही वो किससे बात करता है, फिर उसे देख लेना। मैंने कहा तो बात उनकी समझ में आ गई। चंद लम्हे के बाद उसकी कॉल मिल गई। उसने तेजी से कहा, सर ये क्या सिचुएशन है? उसने पूछा। कैसी सिचुएशन, बात क्या है? दूसरी तरफ से सवाल किया गया। तब उसने इंतहाई इख्तसार से रुदात सुना दी। तो दूसरी तरफ से कहा गया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तुम ट्रैप हो चुके हो। फौरन यहां से निकलने की कोशिश करो। ओह, उसने इतना ही कहा था कि फोन बंद हो गया। सलमान ने वो सब सुना और उठ गया। उसने एक अलमारी से बोतल निकाली, गिलास लिया और जोया को बर्फ लाने का कहकर कमरे में चला गया। उसने बोतल मेज पर रखी और गिलास उसे थमा दिया। एजेंट ने जल्दी से गिलास लिया और बोतल खोलकर उसमें से शराब उंडेली। इतने में जोया बर्फ लेकर पहुंच गई। उसने इंतजार भी ना किया और शराब हलक में उंडेल ली। जोया साथ में बैठ गई। तुमने जिस नंबर पर फोन किया है, अब वहां फोन मत करो। अब इस नंबर से तुम्हारी कॉल कोई नहीं सुनेगा। सलमान ने उसका सेल फोन पकड़ते हुए सुकून से कहा। क्यों? उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। तुम्हें दुरुस्त बताया गया है कि तुम ट्रैप हो चुके हो। दरअसल हमें खून खराबा पसंद नहीं और ना ही तशद्दुद के कायल हैं। हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ताउन करो। सलमान उसे यूं कह रहा था जैसे वो उसका बहुत अच्छा दोस्त हो। कौन लोग हो तुम? उसने सरसराते हुए पूछा। फजूल बकवास ना करो। हमने कोई तुम्हारा नाम पूछा है जो तुम हमारे बारे में पूछ रहे हो? सलमान ने उसे झिड़कते हुए कहा। क्या चाहते हो तुम लोग? उसने पूरे एतमाद अंदाज में कहा तो सलमान ने खुश होकर कहा, हाँ ये हुई ना बात। इस दौरान उसने गिलास में शराब डाली और गिलास उसके आगे मेज पर रखते हुए कहा, देखो, हमसे ताउन करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मेहमान नवाजी करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तुम वो सोच भी नहीं सकते। धमकियां मत दो, काम की बात करो। उसने शराब का गिलास अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या टास्क दिया गया है तुम्हें यहाँ? सलमान ने कहा तो सामने बैठे एजेंट ने अचानक गिलास सलमान के मुंह पर दे मारा। वो पूरी तरह तैयार बैठा था।
हल्की सी झुकाई दे गया। गिलास फर्श से टकरा कर छन्नाके से टूट गया। तब तक एजेंट ने सलमान पर छलांग लगा दी थी। जब तक एजेंट जमीन पर गिरता, तब तक जोया बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ी और उसने फर्श पर गिरने से पहले एजेंट के मुंह पर जोरदार ठोकर मारी। वो जरा सा उछला और फर्श पर आ रहा। जोया ने उसकी गर्दन पर अपनी हील मारी तो वो वहीं सुन्न होकर लेट गया। सलमान ने आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ा और उसे उठाया। उसका चेहरा लहू लुहान हो रहा था। ए लड़की, तूने बहुत जोर से मारा। भला कोई ऐसे मारता है? देखो, इस तरह मारते हैं। उसने कॉलर वाला हाथ ऊपर किया और फिर पतलून को पकड़ा और जोर से दीवार में दे मारा। उसकी चीख बुलंद हुई, फिर बेजान सा होकर फर्श पर गिर गया। सलमान ने बढ़कर मेज से शराब की बोतल उठाई और उसके दोनों पैरों पर उंडेल दी। फिर माचिस की तीली जलाने के लिए रगड़ी ही थी कि वो खौफ से चीखने लगा। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, सिर्फ पैर जलाएंगे। शराब का ये मजा भी तो चखो, देखो कैसे जलाती है। सलमान ने सर्द लहजे में यूं कहा जैसे बहुत गुस्से में हो। मैंने गलती की, मैं मानता हूं, वो रो देने वाले लहजे में बोला तो सलमान ने कहा, हमने तो कहा था कि ताउन करो। बोलो, क्या पूछना है? उसने कराते हुए कहा। क्या टास्क है तुम्हारा? सलमान ने दोहराया। इधर असला आता है। कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम। मेरा काम सिर्फ ये है कि असले को बलूचिस्तान और सिंध के इलाके तक पहुंचाना होता है। बहुत सारे मुकामी लोग मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। उसका लहजा तक दर्द भरा था। सलमान चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीमे से पूछा, ये कैसे होता है? नोट, सब कुछ नोट करता है। यहाँ हर बंदा बिकाऊ है, बस रेट उसके मुताबिक लगाना पड़ता है। वो कराते हुए जोश में यूं बोला जैसे वो गाली दे रहा हो। तभी मैंने कहा, सलमान, फिलहाल इसे बांधो और यहीं पड़ा रहने दो, बाद में देखते हैं। उसने वैसे ही किया और 2-4 मिनट में उसे बांधकर वहीं एक कोने में डाल दिया। वो होले होले कांपते हुए करा रहा था। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। वापस कंट्रोल रूम में आकर उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अभी तो उससे बहुत कुछ मालूम किया जा सकता था। जल्दी किस बात की है? रात भर है ना तुम्हारे पास? सेठ नीला और उसके मुखालिफ दोनों तरफ की बात सुनो कि वो क्या कहते हैं। उसी के मुताबिक उससे पूछना और फिर सुबह होने से पहले। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उससे ये तो मालूम हो सकता है कि असला कैसे आता जाता है। कौन लोग हैं इसमें? जोया ने कहा तो मैं सुकून से बोला, उसे इस वक्त नहीं रोका जा सकता। जब तक भेजने वाले खरीदने वाले मौजूद हैं, रसद तभी आती है जब तलब मौजूद हो। हमें तलब खत्म करनी है। ओके। उसने यूं कहा जैसे मेरी बात समझ आ गई हो। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उन्हें अभी बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। तुम लोग खाना वाना खाओ, फिर सुबह तक कोई आउटपुट निकलना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिए। हम वहां से उठकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गए, जहां दारे ने खाना लगा दिया था। हम खाना खा चुके तो महविश और फहीम उसी कमरे में चले गए और मैं हवा खोरी के लिए छत पर आ गया। मुझे सोहनी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। इस घर में उसका होना महसूस होता था। मुझे यूं लगता था जैसे वो अभी किसी कोने से निकलेगी और मेरे सामने आ खड़ी होगी। ये मुझे यकीन था कि वो मुझसे राब्ता ज़रूर करेगी। मैं उसकी यादों में खोया हुआ छत पर टहल रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा। ये वो फ़ोन था जो मुझे फ़हीम ने दिया था और उसमें नंबर ट्रेस ना होने वाली तकनीक थी। मुझे नंबर भी दिखाई नहीं दिया। तब मैं फ़ौरन समझ गया कि दूसरी तरफ बिलाशुबा नौतन कौर होगी। मैंने कॉल पिक की। अमृतसर पहुंच चुकी हूं और इस वक्त रतनदीप सिंह जी के पास हूं। इतनी देर बाद फोन किया? मैंने पूछा। यहाँ आते ही इफ्ताद पड़ गई बानीता। बस राह वालों के हत्थे चढ़ने ही वाली थी। ये तो उसे रब ही ने बचाया है। यहाँ अमृतसर में तो क्या, पूरे पंजाब में उसे तलाश किया जा रहा है। बहुत बड़ा काम डाला है उसने। किसी छोटे काम की उससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब वो है कहाँ? मैंने पूछा। कोई पता नहीं कहाँ है। आखिरी बार जालंधर में थी, अब देखें कहाँ हो सकती है। उसने बताया। तो तुम मुंबई कब जा रही हो? मैंने पूछा। बस अभी यहाँ से निकलकर अपने घर जाऊंगी। सुबह सवेरे मेरी फ्लाइट है यहाँ से। वहां जाकर बात करूंगी। ये रतनदीप सिंह जी से बात करो, उसने कहा और फोन उसे दे दिया। वो कुछ देर मुझसे बातें करता रहा, फिर फोन बंद कर दिया। रात के गहरे सन्नाटे में सोहनी की याद इस कदर थी कि कुछ देर पहले की हंगामा आराई भी उसकी याद को महव न कर सकी। एक के बाद एक ख्याल आता जा रहा था। मैं सोहनी के ख्यालों में गुम था कि फोन में थरथराहट हुई।
وہ فہیم کی کال تھی۔ ہاں بولو، میں نے کہا۔ ابھی کال ٹریس ہوئی ہے کہ گھاس منڈی میں جہاں اس جوئے مافیا کے لوگوں کا گڑھ ہے، وہاں سے کچھ لوگ ہنگامہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ شاہ فیصل کالونی میں موجود ایک مارکیٹ ہے جو شاید ان کے مخالفین کی ہے، فہیم نے بتایا۔ مخالفین کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان کی طرف سے ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اس نے بتایا۔ یہ خبر ان تک پہنچا دو، میں نے کہا تو گیت بولی، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے گھاس منڈی کے اڈے پر ہی حملہ کروا دیا جائے۔ تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ہیں، جس وقت یہ ہنگامہ ہو رہا ہو اس وقت وہ ادھر بھی۔ اس نے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی۔ اوکے، تو پھر رات بھر دونوں طرف کو ہلا کر رکھ دو۔ کوشش یہ کی جائے کہ گھاس منڈی میں جوئے اڈے کا سرغنہ ساجد پولیس کے علاوہ دوسری فورسز پکڑ لیں۔ ایسا ہی ہوگا، گیت نے کہا، اور پھر فون آف ہو گیا۔ میرے اندر سنسنی پھیلنے لگی۔ میں کچھ دیر چھت پر رہا لیکن بے چین ہو گیا۔ یہاں سونی کی یادیں تھیں جو میری بے چینی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ میں نیچے چلا گیا۔ میری توقع کے مطابق مہوش اور فہیم کنٹرول روم میں تھے۔ سامنے سکرین روشن تھی۔ وہ دونوں جب سے آئے تھے اسی طرح مصروف تھے۔ میں نے مہوش کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگا۔ مہوش تم آرام کرو، میں بالکل ایزی ہوں، فکر نہ کریں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ تھوڑا سکون کر لو، میں ہوں یہاں پر، میں نے اس سے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ دارے نے اس کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے شاہ فیصل کالونی کی مارکیٹ میں کچھ نامعلوم لوگ چند کاروں پر آئے اور آتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ مارکیٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سیدھے اس مارکیٹ کی انتظامیہ والے دفتر کی جانب بڑھے، لیکن جیسے ہی ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ لوگ دفتر چھوڑ کر چھپ گئے، کیونکہ وہ لوگ ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے ہنگامہ کرنے والے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ اس دوران گھاس منڈی میں جوئے کے اڈے پر دھاوا بول دیا گیا۔ وہاں پر جو عام لوگ موجود تھے انہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیا گیا۔ وہاں پر ساجد نامی وہ سرغنہ بھی موجود تھا۔ جوئے کے اڈے والوں نے فائرنگ کر کے مزاحمت کر دی تو معاملہ بڑھ گیا۔ ان دونوں ہنگاموں کی اطلاع پولیس کو معمول کے مطابق ہی ہوئی، لیکن خفیہ فورسز کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ جب یہ ایک ہی وقت میں دونوں ہنگامے شروع ہوئے وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ دونوں طرف سے ہی بندے مرے اور زخمی بھی ہوئے، لیکن کامیابی یہ ہوئی کہ ساجد نام کا وہ سرغنہ پکڑا گیا۔ ٹی وی سکرین پر یہ خبریں چل رہی تھیں۔ فورسز نے ساجد کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایک طرف یہ ہنگامے چل رہے تھے تو دوسری طرف فون پر اطلاع دبئی تک پہنچ گئی۔ مخالفین کا سارا زور اپنے ان لوگوں پر تھا جو حکومت میں تھے۔ وہ سیٹھ نیلا کا سارا ریکارڈ لے کر وہاں بیٹھے تھے۔ رات گئے یہ فیصلہ ہوا کہ چھاپا مارا جائے۔ صبح ہونے تک 3 کام ہوئے۔ سیٹھ نیلا سمیت اس کے کارندوں کو پکڑ لیا گیا۔ سی ڈیز، کمپیوٹر اور وہ ریکارڈ جو ہنڈی کے ذریعے سرمایہ باہر منتقل کیا جا رہا تھا وہ سب قبضے میں لے لیا۔ دوسرا، ساجد نامی سرغنہ پولیس کی حراست سے نکل کر دبئی فرار ہو گیا۔ پولیس صاف مکر گئی کہ ایسا بندہ انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ رات جو ایجنٹ پکڑا تھا اسے زندگی سے آزاد کر کے زمزمہ پارک کے قریب پھینک دیا گیا۔ اس کے تمام نمبر حاصل کر لیے گئے تھے۔ دن نکلتے ہی اس کی لاش مل گئی۔ اس سے کراچی انڈر ورلڈ میں ہلچل مچ گئی، جس کا احساس ٹیلی فون کالز سے ہو گیا۔